दो घोड़ी के राजनीतिक देश की छाती पे सवार हो गए, मूंग दल रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी मूर्ताओं के कारण इस देश के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पा रही, क्योंकि ये देश की पूरी चित्त दशा को व्यर्थ की बातों में उलझाए रखते, जीवन की कोई समस्या सुलझने नहीं देते। सुलझे कैसे? ऐसी समस्याएं खड़ी कर देते हैं जो समस्याएं ही नहीं, और उन पर लोगों का ध्यान बटाते, व्यर्थ की बातें खड़ी कर देते। जिस गंगाधर को शक्तिमान बनाने के लिए 12 साल में करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए, रोज हर एक जगह पे मूतने जाओगे तो भोपड़ी के टॉयलेट में भी इस चूतिए की फोटो दिखेगी। इसको हीरो बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जेनजी को पिछवाड़े में उंगली करने में 2 दिन में उसकी औकात दिखा दी। अब टके टके में जलील हो रहा है। भैया अब तो तुम अपनी इतनी फोटो हर जगह लगा दी है कि अब तुम बचा नहीं पाओगे, हर जगह जूते खा रही है इसकी फोटो। अगर मोदी सरकार की काली सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को डिलीट होने से पहले शेयर कर देना। मोदी जी ने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एक शब्द भी नहीं। आखिर क्यों? इसकी वजह है ओडिशा। 24 साल तक ओडिशा में नवीन पटनायक का शासन रहा। बीजेपी हर चुनाव हारती रही। फिर आया साल 2024, खेल बदल गया। बीजेपी ने सीधे नवीन पटनायक पर नहीं बल्कि उनके करीबी सहयोगी वी पांडियन को निशाना बनाया। ये संदेश दिया गया कि सरकार नवीन नहीं पांडियन चला रहे हैं, और इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक ही नाम था, धर्मेंद्र प्रधान। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बनाई। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि ओडिशा में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उन पर सवाल उठाना यानी ओडिशा की राजनीतिक पकड़ को जोखिम में डालना। दूसरी वजह है चेन रिएक्शन। अगर जनता के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो फिर हर मंत्री से जवाब मांगा जाएगा। लोग पूछेंगे सड़क मंत्री से फ्लाईओवर बार बार क्यों गिर रहे हैं, ईवी ईंधन से माइलेज कम क्यों हो रहा है, वित्त मंत्री से मध्यम वर्ग पर इतना टैक्स क्यों, स्वास्थ्य मंत्री से सरकारी अस्पतालों में दवाइयां क्यों नहीं मिलती, पेट्रोलियम मंत्री से जब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल महंगा क्यों है। एक इस्तीफा लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा सकता है। शायद यही वजह है कि कैबिनेट किसी भी मंत्री का इस्तीफा आसानी से नहीं होने देना चाहती। और इसीलिए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का यह बयान सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यह देखने का समय नहीं है कि दिल्ली पुलिस छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। यही वह टिप्पणी है जिसे लेकर यह आंदोलन चर्चा में आया। अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं, अगर अदालतें देखने को तैयार नहीं, तो फिर छात्र और युवा जाएगा। ये सवाल सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे भरोसे का है। अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। पेपर लीक के खिलाफ छात्र पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और पीएम मोदी ठोस कार्रवाई करने के बजाय आधी रात को रील बना रहे हैं। मोदी सरकार ने दिखावे के लिए नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय में नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया है। ये वही नरेश पाल गंगवार हैं जिन्होंने मोदी के मंत्री भागीरथ चौधरी के साथ खीरा खेती कांड में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था। नरेश पाल ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की सब्सिडी योजना से अपने ही परिवार को 1 करोड़ 16 लाख की सब्सिडी दिलाई थी। तब ये खुद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव थे। ये बताता है कि पेपर लीक और शिक्षा में सुधार को लेकर मोदी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो अभी भी दिखावा और हेडलाइन मैनेजमेंट में लगी है। लेकिन इस बार ये चलने वाला नहीं है। छात्रों की गूंज जारी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होकर रहेगा। ओरडून लोकांना सांगणार, त्याला हटवायचं, मोदीला सांगणार। मोदीचा सुद्धा घडा भरलाय, आता तुम्हाला मी सांगते, भरलाय घडा। लय लोकांचं त्यांनी हे घेतलंय, काय लोकांनी त्याला शाप दिलाय। आता त्याचा घडा भरलेला आहे, त्यामुळे ते धर्मेंद्र प्रधानला तर हटवायचं, पण मोदीला सुद्धा आता हटवायचं। आप किसी लीडर से मिलना चाहते हैं तो वो कौन है? पीएम मोदी, राहुल गांधी, उन दोनों में से किससे मिलना चाहते हैं? राहुल गांधी जी। पीएम मोदी से नहीं? Because he is actually very disgusting. दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मास्टर प्लान को फेल होते देखा है? मतलब एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें अगले 50 साल तक के लिए सत्ता की कुर्सी पर फेविकॉल लगा करके बैठने की पूरी फील्डिंग सेट कर ली गई थी। प्लान बहुत ही सिंपल, सॉलिड और फुल प्रूफ था। क्या था वो प्लान? आइए आपको बताता हूँ। प्लान ये था कि हमारी जो नई जनरेशन है उसको मस्त कावड़ यात्रा में भेजेंगे, उन्हें धार्मिक स्थलों के टूर पर लेके जाया जाएगा। इसके अलावा रोड पर बड़े बड़े स्पीकर वाले डीजेस के साथ जुलूस निकालने की फुल परमिशन देंगे। और हाँ, सबसे जरूरी काम, दूसरों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके सामने जाकर के नाचने कूदने का पूरा लाइसेंस दे देंगे। और नतीजा, ये जो युवा है ये खुश होकर के अनंत काल तक बिना सवाल पूछे वोट देते रहेंगे। है ना मास्टर स्ट्रोक? लेकिन भैया, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक सस्पेंस आ गया, एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इस शानदार पॉलिटिकल सिलेबस में नीट एग्जाम, कॉलेज और पढ़ाई लिखाई नाम का कोई चैप्टर तो था ही नहीं।
मतलब हमारे मंत्री जी ने तो एजुकेशन को कभी सिलेबस में रखा ही नहीं था। उनको ये लगा था कि डीजे और धर्म के कॉम्बो पैक से ही जिंदगी कट जाएगी। अब जो ये सड़कों पे हो रहा है ना, ये नेताओं के लिए एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। मतलब आप नेताजी का दर्द जरा समझिए। वो अपने आलीशान बंगले में बैठ करके ये सोच रहे हैं कि अरे यार, हमने इन्हें मंदिर दे दिया, डीजे बजाने की फुल आजादी दे दी, सड़क जाम करने का परमिट भी दे दिया, और ये बेवकूफ बच्चे एग्जाम, पेपर लीक और नौकरी को लेकर के इतनी आफत क्यों मचाए हुए हैं? क्या हो गया है इनको? आखिर इनको हुआ क्या है? सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो अब इन नेताओं पे ना तरस आ रहा है। इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें बिल्कुल भी इस बात का गुमान नहीं था कि इस देश में कोई शिक्षा के लिए भी आवाज उठाएगा, एजुकेशन के लिए भी अपनी आवाज उठाएगा। इन्होंने तो अपने 50 साल के विजन डॉक्यूमेंट में केवल 4 ही सब्जेक्ट रखे थे, हिंदू, मुस्लिम, गाय और मंदिर। और अभी अचानक से एग्जाम के पेपर से एजुकेशन सिस्टम का सवाल आ गया है। चीटिंग कहां से करें? पर्ची तो वो धर्म वाली बना करके लाए थे। अब ये तो सिलेबस में था ही नहीं। सोचिए कितनी नाइंसाफी है ये कि हमारे सिस्टम के साथ, कि आपने उन्हें एक ऐसा युवा समझा था जो सिर्फ नारों पे नाचेगा, लेकिन वो तो अचानक से किताबें खोल करके हिसाब मांगने लगा। बेचारे सीधे साधे भोले भाले लोग, मतलब नेता, फालतू में फंस गए, है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर आप भी इस आउट ऑफ सिलेबस वाले बयान का एक हिस्सा हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें ये लगता था कि सिर्फ डीजे पर नाचने से ही हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बन जाएगा। और हाँ, मुझे फॉलो करना मत भूलिए। आपको ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस के बाहर के जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियोस देता रहूंगा। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये लगता है कि नेताजी का जो 50 साल वाला जो मास्टर प्लान था वो एक्सपोज हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए किताबें जरूर पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएंगी, बाकी चीजें काम नहीं आएंगी। जय हिंद। भाई ये तो बच्चे हैं, ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अच्छी एजुकेशन के लिए, पर लोग इन्हें एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हैं? भाई इस देश में सरकार की बात ना मानने वालों को एंटी नेशनल बोलते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लिए स्कूल खुलवाऊंगा। एखाद्या पत्रकारासाठी त्याच्या संपूर्ण आयुष्यात त्याच्या करिअर मधला सर्वात कठीण काळ असेल जे तुम्ही या व्हिडिओमध्ये पाहताय, जेव्हा सामान्य जनता चारी बाजूने आपल्याला घेरते आणि आपण ज्या चॅनलसाठी काम करतो त्या चॅनलच्या नावाने आपल्याला चिडवलं जातं। अर्थात त्याला आतून माहिती देखील असेल की मी ज्या चॅनल सोबत काम करतोय तिथे मी माझे वैयक्तिक विचार बाजूला ठेवून पूर्णपणे विकला गेलोय। एक पल दो हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. इन गोबर खाने वाले अंधभक्तों के इतनी सी बात दिमाग में नहीं आती कि कोई अगर इस सरकार से सवाल कर रहा है तो वो कांग्रेस का सपोर्टर नहीं है, वो कांग्रेस का सपोर्टर नहीं है। सुन लो जाहिलो, समझ गए? और सरकार से सवाल कर रहे हैं, तुमको काहे मिर्ची लग रही है रे? है सरकार तुम्हारी बाप है? बाप है तुम्हारा मोदी? नहीं ना। तुम्हारे पापा दहेज में लेकर आए थे सरकार को? नहीं ना। तो फिर काहे तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है? सरकार से सवाल करना सबका अधिकार है, यही लोकतंत्र है, समझ गए? पढ़ के आओ, पहले जाओ जाहिलो, गोबर खाने वाले अंधभक्त। ठीक है, बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चों को बोलना चाहेंगे, देखो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फायदा नहीं होता है, फिर पढ़ लिख लेते हैं, सवाल पूछते हैं। मोदी जी इसीलिए तो कभी देखिए आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं देखे होंगे, मंदिर में देखते हैं, अपना पूजा पाठ करो, अपना घंटा बजाओ, अपना कितना तो काम दे रखे हैं। अब ऐसा काम का क्या जरूरत है? देखिए क्या मतलब है इसका? देखिए कोई मंदिर का कमी है, मस्जिद का कमी है, मस्जिद का आगे डांस करो जाके आप,
और देखो कौन सा मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है, कितना तो काम है, बोलते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है। हमको नहीं अच्छा लगता है सब, हम बहुत घबरा रहे हैं, हमको थोड़ा धुक धुकी हो रहा है भीड़ को देख। आप सारा दिखाइएगा, चारों तरफ जितना भी सड़क है, इधर जाओ इधर भीड़ है, उधर जाओ उधर भीड़ है, सब तरफ भीड़ ही भीड़ है। मोदी जी, अमित शाह जी, मीडिया वालों, ये क्या कर दिया यार। नीट का बवाल हुआ, बच्चों ने आत्महत्या की, कोई मंत्री आता एक दुख भरा भाषण दे देता, प्रधान जी मोरल आधार पे इस्तीफा दे देते, आप उनको कोई और मिनिस्ट्री दे देते, सरकार कुछ बयान दे देती, एक हॉल में 15 कुर्सी लगाती, कुछ बच्चों के नुमाइंदे बैठाती, कुछ आपके नुमाइंदे बैठते, कुछ आश्वासन हो जाते, थोड़ा बहुत एक्शन होता, मामला खत्म हो जाता। आपने एक व्यक्ति के लिए पूरा देश जलने दिया, ऐसी क्या मजबूरी थी। और क्या विजुअल्स आ रहे हैं, बच्चों को घुटने के नीचे मारने की जगह आप छाती पे मार रहे हैं, सर पे मार रहे हैं, वहां पे आपने पत्थरों से भरे ट्रक रखे हुए हैं। विजुअल्स बता रहे हैं कि पुलिस वाले गाड़ियों के कांच फोड़ रहे हैं ताकि बच्चों पर ब्लेम किया जा सके। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में आप डंडा घुसा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, मतलब हैरानी की बात है। और मीडिया, तुम क्या कर रहे हो यार। यहाँ पर भी बोल रहे हो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, इसमें पाकिस्तान के लोग शामिल हैं, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हैं, इसमें भी आपने राजनीति डाल दी। यहाँ पर भी आप सच नहीं बोल सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हुआ अच्छा हुआ। कल के दिन ये बच्चे पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, कम से कम ये आपके जैसे नहीं बनेंगे। इनके अंदर संवेदना होगी, इनकी हड्डियों में वो दर्द होगा जिसकी वजह से ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। देश के लिए काला अध्याय, धिक्कार है। भला इसके बीच कुछ अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है, जहां कुछ मुस्लिम भाई खाना खिला रहे हैं, जहां सरदार भाइयों ने गुरुद्वारे खोल के रख दिए, जहां पर फ्री का इलाज, रहना, खाना सब दिया जा रहा है। लोग अलग अलग जोमेटो, स्विगी जाने किस पे ऑर्डर करके वहां प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेज रहे हैं। वहां कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है, कुछ पता नहीं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए लाठियां खा रहे हैं। अच्छा सीन, जरूरी था देश के लिए, लेकिन ये काला अध्याय है और इनडिसिसिवनेस के लिए भारत इसको हमेशा याद रखेगा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मित्रांनो, बिहार मधून आलेला हा व्हिडिओ बघा। दोस्तों, चाय बनाओ चूतिया नहीं, नेवर मेस विथ बिहारी कहकर अगर छात्र बैरिकेड तोड़ नहीं पा रहे हैं तो बैरिकेड को लेकर भाग जा रहे हैं पीछे से, और आप देख सकते हैं कि अब लाठीचार्ज होना शुरू हो चुका है। बिहारमध्ये नीटच्या विद्यार्थ्यांचं जंतर मंतर मध्ये जे आंदोलन चाललेलं आहे त्याला समर्थनार्थ म्हणून जे काही आंदोलन सुरू आहे, त्या आंदोलनाची घोषणा काय माहितीये, चाय बनाओ चूतिया नहीं। आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे। जंतर मंतरवरती आपण असं बघितलं की जे आंदोलक विद्यार्थी आहेत किंवा जे कोणी आंदोलन करणारे होते, यांनी अगदी शांततापूर्ण मार्गाने ते आंदोलन केलं। पोलिसांनी लाठी हल्ला केला तरी सुद्धा त्यांनी रिटर्न मध्ये कोणत्याही पद्धतीने इजा करण्याचा प्रयत्न केला नाही। आणि याच्या अगदी विरोधामध्ये परिस्थिती आपल्याला बिहारमध्ये दिसते। बिहारमध्ये तिथं या आंदोलकांनी, विद्यार्थ्यांनी या पोलिसांना पळवू पळवू परेशान केलेलं आहे। त्या संदर्भातले जे काही फुटेजेस येत आहेत ते फार महत्वाचे आहेत आणि एकूण मीडियामध्ये, आपल्या इथं जो मीडिया आपल्या आजूबाजूला, याच्यामध्ये हे दाखवलं जात नाहीये। ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। विद्यार्थ्यांची सोपी मागणी सरकार मान्य करायला तयार नाही। आपण आपल्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतोय, धर्मेंद्र प्रधान आणि अमित शाह यांचा राजीनामा ही सोपी मागणी सरकार मान्य करायला तयार नाही। म्हणून आता विद्यार्थी जे आहेत हे या लेवलला पोहोचलेले आहेत, जी ही घोषणा आहे, चाय बनाओ चूतिया नहीं, असं त्यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे। 2002 पासून किंवा त्याच्या आधीपासून नरेंद्र मोदींचा जो चौखूर उधळलेला वारू आहे ना, त्या वारूला रोखण्याचं काम जे आहे हे आता हे विद्यार्थी करताना दिसत आहेत। तेव्हाचं वर्तुळ आता आपल्याला पूर्ण होताना दिसतंय। तुमच्या या संदर्भात काय मत आहे खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। आणि शेवटाला हे निश्चितपणे सांगायचंय, कोणत्याही पद्धतीने हिंसेचं समर्थन करता येणार नाही। जे काही करायचं असेल ते लोकशाही मार्गाने करायला पाहिजे आणि कायद्याला धरून करायला पाहिजे। जगा दिया तुमने, गलत जनरेशन को जगा दिया। लौड़े नवज्जम हो जाएगा तुम्हारा। क्या समझ रहे थे हैं? धर्म के नाम से राजनीति करोगे हैं? ये नया जनरेशन है, ये वो बच्चे हैं, ये इस देश की तकदीर लिखेंगे और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा।
गोली चलाओगे, लठ मारोगे इनको? कहां जवाब दोगे? जाओगे तो वहीं ना, चार कंधों के ऊपर लेट के। कौन याद रखेगा तेरे को? निर्लज्ज, निर्लज्ज इंसान, सड़ेगा साले तू, हरामजादे, मादर सड़ेगा तू, मौत मांगेगा तू, लेकिन मौत नहीं मिलेगी तुझे। मेरे बच्चों पे तूने लाठी चलवाई है, तरसेगा तू, मौत के लिए तरसेगा। कर ले अभी अय्याशी, कर ले अय्याशी। ये मोदी हटाओ देश बचाओ यही बोलेंगे। साला अनपढ़ मुख्यमंत्री बनता है, पढ़ा लिखल रोड पे बोआ रहा है। आए हैं सब मिलके, जो भी होगा, अगर पुलिस लाठी चार्ज करेगा तो हम नहीं देखेंगे कि ये पुलिस है कि कौन है, टूट पड़ेंगे पुलिस पर। दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, जैसे कि भैया समस्तीपुर से आ रहे हैं, आपके साथ और भी लोग आए? 40 लोग हैं। 40 लोग समस्तीपुर जी हाँ। बस हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि क्या अपना हक लेना गलत है? तो बेशक हम लाठी खाने के लिए रेडी हैं, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो एक टाई से लेके, बेल्ट से लेके, एक पेन से लेके, एक बॉटल तक चेक होता है, मगर क्या एक सरकार एक नीट का पेपर नहीं रोक सकती? ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे कि आतंकवादी हो। किस तरीके से भाई जो पटना के स्टूडेंट्स हैं ना, वो किस तरीके से गुस्से में है। और लिटरली बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी। जितने लोग सड़क पे उतरे हुए पटना में, डाक बंगला चौराहा जिस तरीके से पैक्ड है और पुलिस जिस तरीके से तैनात है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे तो नहीं थी। कर्मा भी क्या चीज़ है। बंगाल में जैसे ये भाजपाइयों का शासन आया है, गुंडई पे उतर आए थे ये लोग, और वहां के चुने हुए विधायकों या जो हार गए भी हैं, उनको सड़कों पे उन लोगों ने लाठियों से, डंडा से पीटने का काम किया था, ममता बनर्जी के लीडरों को। आज पटना में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दौड़ा के जनता पीटी है सड़कों पर। मैं दोनों ही घटना को गलत बोलता हूं, लेकिन उसको ये बात घटना को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। जो लोग कलकत्ता वाले और बंगाल वाली घटना पे कह रहे थे कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये लोग यही डिजर्व करते हैं, तो कर्मा भी एक चीज होती है। जो टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ से है, टाइम्स नाउ सौरभ ने मुझे बोला, आप सबसे मैं कहने आया हूँ, आप सब देख सकते हैं ना, हमारी चलती गाड़ी पर हमला हुआ, ऑपरेशन आता था, मुझे ये सीधा के सीधा नहीं होता है। सुख दुख है क्या कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। पंजाब के किसानों ने बीजेपी के विधायक को भी सड़क पर नंगा करके पीटा, और विधायक जिनका नाम है अरुण नारायण, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था, और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो मैं बीजेपी वालों से कहना चाहूंगा, अगर आपको अपनी कुर्सी बचानी है, अपने आप को बचाना है, तो थोड़ा बहुत काम देश हित में करिएगा, थोड़ा बहुत काम ऐसा करिएगा जिससे तुम्हारा नाम लिया जा सके, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। मॉर्निंग वॉक पर गए भाजपा नेता की जान ले ली गई। गोरखपुर में पूर्व पार्षद और भाजपा नेता राजकुमार चौहान सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसके बाद 6 लोगों ने उनको घेर लिया और चाकू से हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां दागी और राजकुमार चौहान की जान ले ली। और यह अटैक उनके घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर हुआ। इसके बाद सुबह खेत जा रहे लोगों ने उनके घर वालों को बताया।
परिजनों ने उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया और यहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सगळ्यात खतरनाक प्रोटेस्ट तर बिहारमध्ये चालू आहे. तिथं पोलीस पण टेन्शन मध्ये. त्यांना थांबवायचं तर थांबवायचं कसं. जेव्हा पोलिसांनी त्यांना थांबवण्यासाठी बॅरिकेड्स लावले तेव्हा ते त्याची सायकल बनवून तिथं फिरवतायत. जेव्हा वॉटर कॅनननी त्यांच्यावरती पाणी मारलं तेव्हा ते चक्क कपडे काढून तिथे नाचतायत. आणि कमाल तर तेव्हा झाली जेव्हा लोक त्यांना स्वतः विचारतायत की टियर गॅस कुठे आहे. टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है. आणि जेव्हा पोलिसांनी त्यांना रस्सीने थांबवायचा प्रयत्न केला तर ते त्याच रस्सीसोबत रस्सी खेच खेळायला लागले. जेव्हा पोलिसांनी त्यांना गेट बंद करून थांबवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी गेटच तोडून टाकलं. आणि जेव्हा पोलिस थकून हारून त्यांच्यावर लाठीचार्ज करायला लागले तेव्हा तर चक्क स्टुडंट राष्ट्रगीत गायला लागले. फक्त एवढंच नाही तर बिहारच्या लोकांनी प्रोटेस्ट वरती गाणं पण तयार केलं. मंतरिया कुर्सी धोइले बा पेपरवा लीक कइले बा. फ्रेंड्स, अच्छी खबर ये है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया है. लेकिन बुरी खबर ये है कि फिर से जनता को झूठे भाषण, झूठे जुमले दिए जा रहे हैं. क्या कहा वीडियो में आकर कि हम एक नया कानून लाएंगे और सख्त एक्शन लेंगे. पता है दोस्तों, 2 साल पहले जब नीट पेपर लीक हुआ था, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सख्त कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एक्शन लेंगे. केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है. नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और अब 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए हम नया कानून लेकर आएंगे. सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. किसे बेवकूफ समझते हो? नया बिल लाने से, नया कानून बनाने से आपके अंडर काम कर रहे भ्रष्टाचारी अरेस्ट हो जाएंगे क्या, जो पिछले कानून से नहीं हुए थे? 2 साल पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे को उस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, किंग पिन बताया जा रहा था, आज उसी बंदे को लेकर सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है. तो बताओ ना, किसने पेपर लीक किया था फिर? सच बात यह दोस्तों कि कुछ नहीं बदला है, फिर से वही झूठे वादे जनता को सुनाए जा रहे हैं. अगर सच में देश की जनता को कन्विंस करना चाहते हो तो पहले धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पोस्ट से हटाओ, नहीं तो कोई नहीं यकीन करने वाला इन झूठे वादे. 24 तास जाती धर्माची राजनीती करणाऱ्यांनो, जरा कधी एकदा जंतर मंतरवर येऊन तर बघा. सर्व धर्म, सर्व जातीची लोक एकत्र येऊन निदर्शनं पण करतायत आणि सेवाही देत आहेत. कुठे गेला इकडे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई हा भेदभाव कुठे गेला? 20 तारखेला ज्या वेळेला या मोदीच्या पोलिसांनी, अमित शहाच्या पोलिसांनी जेव्हा लाठीचार्ज केला होता भीषण, आणि त्यावेळेला इकडे हनुमान मंदिर आहे, शंकर मंदिर आहे, तो परिसर पोलिसांनी चारी बाजूने पॅक केला होता आणि मुलांना तिथे लपायला आणि बसायलाही जागा दिली नव्हती. पण इथे कौतुक वाटतं त्या शीख धर्माच्या सरदारांनी आपला गुरुद्वारा उघडला होता, मुसलमानांनी आपली मशिदी उघडली होती, आणि स्वतःला हिंदू म्हणवणारं हे सरकार यांनी मात्र मंदिर चारी बाजूने बंद केलं होतं. अरे मंदिर सगळ्यांचं आहे ना. मग जर गुरुद्वारामध्ये मुलं जाऊ शकतात, जर मशिदीमध्ये जाऊ शकतात, मग मंदिरामध्ये का नाही? प्रभू रामचंद्रांनी, हनुमानांनी काय अटकाव केला होता मुलांना? देव सगळ्यांचा असतो आणि लहान मुलांसाठी तर देव पहिला असतो, आणि तिकडे जाण्याचं ह्या सरकारने अतिशय घाणेरडं काम केलं होतं. हे सरकार लोकांचं सरकार नाही. मोदीने तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे आणि स्वतःला हिंदू म्हणवणं पण सोडलं पाहिजे. मोगली, तुम पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम रेलवे बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम गैस, पेट्रोल, दूध सब महंगा कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम पेपर लीक करवा दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम सवाल पूछने वालों को देशद्रोही घोषित कर दो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम कैमरे के सामने से भाग जाओ, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मोगली, तुम जनता को धर्म में उलझा के रखो, मूर्ख तुम्हारे साथ हैं. मैक्रोन पहले स्टूडेंट्स को लाठियों से मारा, अब राहुल गांधी को उठा लिया. ये इंडिया में चल क्या रहा है? मेलोनी, तुम्हें ज्यादा पता होगा. मेलोडी तो तुमने खाई थी ना? घंटा अपने कुत्ते को डाली थी, उसने भी नहीं खाई. तुम बताओ मुझे ये सब क्या हो रहा है? मेलोनी, अब लोग उसका असली चेहरा पहचान गए हैं. क्या मतलब तुम्हारा? मेलोनी, हमारे फ्रांस में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जो बचपन में चाय बनाता है
वो बड़ा होकर जनता को चूतिया बनाता है। अब समझी, हरामखोर मुझे भी 50 पैसे की टॉफी से इम्प्रेस करना चाहता था। मेलोनी बच गई तुम, नहीं तो तुम्हारा भी लवड़ेन भुजम हो जाता। मैक्रॉन मैं उसकी बेटी की उम्र की हूँ, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? भूल गई क्या? एप्स्टीन दल्ले का पुराना दोस्त है वो। मित्रांनो, हे फोटो बघा. तर बघा मित्रांनो, या फोटोमध्ये स्पष्टपणे दिसतंय की गोदी मीडिया जे आहे हे आता रडारवरती आहेत. माझे एक मित्र आहेत गणेश म्हणून, ते जंतर मंतरला होते. त्यांनी मला एक किस्सा सांगितला तिथं काय घडलं ते. तिथं एक गोदी मीडियावाला पत्रकार आला होता. विद्यार्थ्यांमध्ये तो जाऊन वार्तांकन करत होता, काय चालू आहे काय नाही ह्याचं. तर त्या मुलांनी अक्षरशः काय केलं, पैसे घेतले आणि त्याच्या खिशामध्ये ते पैसे कोंबायचा प्रयत्न केला आणि त्याला सांगितलं ही एवढीच तुमची लायकी. 500 रुपयाची नोट त्याला दिली आणि इथून निघून जावं असं सांगितलं. ही परिस्थिती आलेली आहे आजच्या दिवशी देशामध्ये. गेल्या 12 वर्षांपासून ह्यांनी जे काही एककल्ली सगळ्या गोष्टींचं वार्तांकन केलं, जगभरामध्ये जे काही घडतंय ते दाखवलं नाही. सतत 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 फक्त आणि फक्त सरकारचं कौतुक करण्याचा प्रयत्न केला. हे जे आहे हे आता या मीडियाच्या अंगाशी आलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये ते अर्णब गोस्वामीचं चॅनल आघाडीवरती आहे, यासोबतच हिंदीमधलं झी वाल्याचं चॅनल आघाडीवरती आहे, अदानींचं चॅनल आघाडीवरती आहे, सगळ्यांचे चॅनल आघाडीवरती आहेत. ह्यांना सांगितलं होतं की पुसून घ्या म्हणून. हे म्हणले साहेब आम्ही चाटून घेतो. पुसून का बरं, चाटून घेतो. अशा पद्धतीने हे घडलेले काही सन्माननीय अपवाद आहेत की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप चांगले रिपोर्टिंग झालेलं आपल्याला दिसते, खूप जणांनी चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. पण तरी सुद्धा जनतेचा मीडिया संदर्भाचा रोष जो आहे ना तो खूप मोठा आहे. म्हणजे ह्यांनी पैसे घेऊनच सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत असं सगळे म्हणतात. आणि त्याच्यामुळे मीडियामधल्या लोकांना आता एक्सप्लेनेशन देण्याची वेळ आलेली आहे. आम्ही असं केलं, गेल्या 20 वर्षांपासून आम्ही पत्रकारितेमध्ये आहोत वगैरे वगैरे वगैरे. हे सगळं खरे जरी असलं तरी सुद्धा यांनी सरकारचं चाटायची एकही संधी सोडली नाही. म्हणून आता त्यांना या जनतेचा रोष सहन करावा लागतोय. गोदी मीडिया, अंधभक्त आणि आता ज्याच्या ज्याच्या गाडीवरती त्या पक्षाचा झेंडा दिसेल हे सगळे आणि सगळे या आंदोलकांच्या रडारवरती आहेत. ही परिस्थिती आलेली आहे. 12 वर्ष हे दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केला, पण आता सगळे विरोधात उभे राहताना दिसत आहेत. आणि याच्यावरती सोल्युशन लवकर निघणं गरजेचं आहे. मी काल सुद्धा म्हटलं होतं, मी आज सुद्धा म्हणतोय की फार कष्टाने मिळवलेलं स्वातंत्र्य आहे, फार कष्टाने ही लोकशाही उभी राहिलेली आहे. देश स्वतंत्र झाला त्यावेळेस जगभरातले सगळे राजकीय विश्लेषक म्हणाले होते, विचारवंत म्हणाले होते की हा देश टिकणार नाही म्हणून. आपण टिकून दाखवलं होतं. आपल्याला हे सगळं टिकवायचंय भावांनो बहिणींनो. तुमचा राग असेल मी मान्य करतो, सगळ्यांचाच राग आहे, ना करत नाही. पण तरी सुद्धा लोकशाही जी आहे ना तिला नख लागणार नाही, जी घडी बसलेली आहे ती विस्कटणार नाही, याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. बस. पहले आप लोग ये वीडियो देखिए. अब कुछ सोचे, कुछ सेंस है इस बात का. दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जय श्री राम. एक दिन के लिए सनातनियों के हवाले दिल्ली कर दो, फिर देखिए हम लोग स्टूडेंट को कैसे सबक सिखाते हैं. अरे सनातन के बारे में कुछ आइडिया भी है? सनातन धर्म ये बोलता है कि अपने विद्यार्थियों के खिलाफ लठ बजाओ. और भगवान राम का नाम तुम क्यों बदनाम कर रहे हो? ये धर्म की लड़ाई है क्या? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. इसमें धार्मिक चीजें कहां से क्रिएट हो गई? इसमें सनातन और भगवान राम कहां से आ गए? भगवान राम का नाम लेके तुम लोग कब तक गुंडागर्दी करोगे? चलो अभी तक समझ में आता था कि आप मुसलमानों के खिलाफ हो, ईसाइयों के खिलाफ हो, बट यहां पर कोई मुसलमान या ईसाई नजर आ रहा है आपको? अरे जितने भी बच्चे नजर आएंगे उसमें से 80% हिंदू हैं और तुमसे बड़े हिंदू हैं. तुमसे बड़े का मतलब तुमसे ज्यादा जानते होंगे हिंदू धर्म के बारे में. तुमसे अगर रामायण के बारे में 2% भी पूछ लेना तो आप 1% का आंसर नहीं दे पाओगे. लेकिन तुमने भगवान राम को बदनाम करने का ठेका ले रखा है. और पुलिस वालों को देखो, अरे इनके ऊपर लठ बजाने चाहिए, तुम स्टूडेंट के ऊपर लठ बजा रहे हो. मतलब कब तक 2-4 पैसों के लिए कब तक इस कंट्री को तुम खोखला करते रहोगे? दीमक बन गए हो तुम लोग इस कंट्री के लिए. तो जो लोग बोल रहे हैं
जो लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो 10वीं फेल है, अरे ये तो जेई के है, अरे ये तो MBA के है, ये नीट प्रोटेस्ट में क्यों आ रहे हैं? ये लोग एंटी नेशनल है। मैं रिमाइंड करती हूँ, जब दांत का डॉक्टर दिखाने जाते हो तो डरते हो कि अरे भाई डॉक्टर कैसा होगा, हमारा दांत ठीक करेगा कि नहीं, हमें पेन होगा। आज से 10 साल बाद जब तुम हॉस्पिटल जाओगे तुम्हें नीट स्कैम वाले डॉक्टर दिखेंगे, और नीट स्कैम वाले डॉक्टर तुम्हारे क्या हालत करेंगे जो रैंक बेचते हैं। ये सिर्फ करप्शन की वजह से हो रहा है। हम तो तुम्हें पनिशमेंट भी नहीं दे रहे, हम बोल रहे हैं एग्जाम नहीं संभाला जाता तो छोड़ दो, अगर हम पनिशमेंट पे आ गए तो बेकार होगा। मोदी जी, मैं जैन जी की माँ हूँ। मैंने बच्चों को कहा प्रोटेस्ट में मत जाओ, शिक्षा खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में। पर बच्चों ने क्या कहा कि नहीं मम्मा, आपकी बुद्धि खतरे में है, आपकी बुद्धि में जिसने ये गोबर भरा है उसकी कुर्सी खतरे में है। और ये कहकर बच्चे चले गए प्रोटेस्ट में। आप ही कहते हैं ना मोदी जी, ये नया भारत है, तो ये नए भारत। हॅलो शी जिनपिंग, तुम्ही प्रोटेस्टला फंड करताय असं कळलं. इथं मी प्रोटेस्टला आलोय, 3 चहा घेतलेत. आता तेवढा QR कोड पाठवतो, पेमेंट करा. हा ओके, चांग चिंग चुंग, बाय बाय. लाठीचार्जचा मूळ आणि एकमेव उद्देश हा जमावाला पांगवण्यासाठी आहे, जखमी करण्यासाठी नाही, अद्दल घडवण्यासाठी तर अजिबात नाही. शिक्षा म्हणून लाठीचार्ज केला जात नाही. चिरडून टाका आंदोलन, एवढे स्पष्ट आदेश युनियन मिनिस्ट्रीकडून आल्याशिवाय एवढी ऍक्शन कोणी पोलीस ऑफिसर घेणार नाही. पण पोलिसी कारवाई म्हणतोय आणि नकळत पोलीस खात्यावर याचा दोष टाकत आहोत. एखादी मोकाट हिंस्त्र जनावर सोडावी तसे पोलीस सोडण्यात आले आणि ते परत वाइंड अप करण्याची प्रयत्न कुठेही झालेला दिसत नाही. माझ्या सोबत आहेत गुप्तचर विभागाचे माजी वरिष्ठ अधिकारी शिरीष इनामदार सर. स्वागत आहे BBC न्यूज मराठीमध्ये. तुम्ही सुद्धा ती दृश्य अर्थात पाहिली असतील. काय वाटलं तुम्हाला? पहिली गोष्ट अशी आहे की हे आंदोलन आहे हे मला मान्य नाही. हा युवा शक्तीच्या उद्वेगाचा उद्रेक आहे. एक असुरक्षिततेची भावना तरुण पिढीत झालेली आहे आणि या नीट पेपर फुटीमुळे त्याला एक ट्रिगर मिळाला आणि त्यातून जो त्यांच्यात नैराश्य पसरलं, त्या नैराश्याचा हा उद्रेक जमाव वाढायला लागला. त्यावेळी सरकारलाच भीती वाटायला लागली आणि त्या भीतीपोटी सरकारने पोलीस दलाला हे आंदोलन उधळून टाकण्यासाठी सांगितलं. त्याची पहिली पायरी म्हणजे वांगचूक यांना तिथून अत्यंत घृणास्पद पद्धतीने उचलून नेण्यात आलं आणि नंतर विद्यार्थ्यांना वर लाठीचार्ज करण्यात आला. लाठीचार्ज ही एक प्रोसिजर आहे. ती प्रोसिजर सुरू होते ज्या वेळेला कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो. सरकारने सांगावं या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला काय. नंबर 2, ज्या वेळेला लाठीचार्ज करायचा असतो त्यावेळेला अत्यंत समर्पकपणे जाहीररित्या अनाउन्समेंट केली जाते, म्हणजे वॉर्निंग द्यावी लागते. हो, तसं काही केलेलं यात दिसत नाही. लाठीचार्जचा मूळ आणि एकमेव उद्देश हा जमावाला पांगवण्यासाठी आहे, जखमी करण्यासाठी नाही आणि अद्दल घडवण्यासाठी तर अजिबात नाही. शिक्षा म्हणून लाठीचार्ज केला जात नाही. पोलिसांना शिक्षा देण्याची अथॉरिटी नाही. हाँ, एक्चुअली ऐसा होता था कि अगर हम क्लास में भी डिस्कशन चल रहा है, अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट कुछ कह दे तो हमारी मार पिटाई हो जाती थी. इस लेवल पे हमारा अंधभक्ति थी. अब मार पिटाई, सोचो अगर बच्चे ने किसी ने बोल दिया कि मोदी जी ऐसा है, मैं लड़ जाता था कि तुम मोदी जी को बोला कैसे. मेरे को नहीं पता बैकअप में क्या सीन है, उनके बारे में सुनना ही नहीं चाहता था. बट धीरे धीरे टाइम बीता तो समझ आ गई चीजें. अब समझ में आया. अब समझ में आ गया. अच्छा, हाँ जी, जिसके लिए आप लड़ाई करते थे अब समझ में आया, वही जो है आपको पिटवाने का काम. यही बट अब सीख मिल गई है, खुल गई.